हेलो दोस्तों, पीसीएस अभ्यास के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। और GS5 की अगली सीरीज आपके सामने है। ये लगभग 30वें दिन की आंसर राइटिंग है आपकी। हमने आपसे वादा किया था कि 100 दिन आंसर राइटिंग की फ्री सीरीज, हालांकि हम इसे बंद करेंगे ही नहीं। अभी एक बार 100 डे का टारगेट पूरा तो होने दीजिए, इसको हम लोग एकदम स्टार्ट करेंगे। हमारा उद्देश्य यह है कि GS5 और 6 के लिए वो एकमात्र जो सोल्यूशन बने वो पीसीएस अभ्यास बने। इसके लिए हम लोग डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं। आपका काम क्या होना चाहिए कि एक बार जो क्लासेस ली जा रही हैं उनके नोट्स बनाइए। यहां पे जिन तरीकों पे चर्चा की जा रही है उसको जरूर नोट डाउन करिए, क्योंकि एग्जाम में ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। अब हम लोग अपनी पॉइंट्स पे आते हैं। आज के जो क्वेश्चन है वो यूपी में स्वास्थ्य संबंधी जो मुद्दे हैं वो आपके सिलेबस के 14वें नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। वहां से 2023 में यूपी पीसीएस ने मेंस में 2023 में एक प्रश्न बना के दिया है जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। स्क्रीन पे जो क्वेश्चन आप ध्यान, पहले स्क्रीन के क्वेश्चन को ध्यान देना, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो स्वास्थ्य नीति 2018 आई थी उसके संदर्भ में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जो राज्य सरकार की क्या है प्रयास है, पहल है और नीति निर्देश है, उनका परीक्षण करिए। ठीक है, यानी वो प्रयास जो एफर्ट्स किए गए हैं, जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, जो पॉलिसीज डायरेक्शंस हैं, नीति निर्देश हैं, उनका परीक्षण करना हमको कि भाई कि उनकी क्या पॉजिटिव्स हैं, ठीक है, और कितना मतलब वो सफल हो पाई हैं या, ठीक है, जो भी है। अब हम लोग चीज समझते हैं। आप जब 14वें नंबर पॉइंट को देखते हो तो वहां पे क्लियर लिखा है उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे। वहां पे आपको ध्यान किन किन चीजों का, देखो एक बार तो क्वेश्चन बना के दे दिया 2023 में, 23 के इन क्वेश्चंस को तो हम लोग देखेंगे। अच्छा, स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे यूपी में है या नहीं, आपको एक बार कोई आपके पास बुकलेट होगी, यूथ कॉम्पिटिशन दृष्टि की बुकलेट हो, ठीक है, एक राकेश सारस्वत सर की बुक, किसी की भी बुक हो आपके पास, ठीक है, आप ये टॉपिक वहां पे पढ़ लोगे। 3-4 पन्ने में लिखा होगा, किसी भी बुक में 4 पन्ने से ज्यादा के टॉपिक्स नहीं है। आपको करना क्या होगा, कुछ एग्जांपल, जितनी चीजें, जितने फैक्ट्स लिखे हो उन डाटास को, फैक्ट्स को एक किनारे नोट डाउन करोगे। हो सकता हो कभी इससे हटके क्वेश्चंस आए तो आप करने में सक्षम होगे। हालांकि बहुत सारी चीजें मैं आज ही क्लियर कर दूंगा आपकी। तो सीधा आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया है, आप इस चीज को दिमाग में रखना। अभी आप इंट्रो जब लिखेंगे, इंट्रो में इन बातों को शामिल करेंगे। पहले मेरा काम है, मैं समझा रहा हूं, आप इन चीजों को इंट्रो में शामिल कर लेना। आपको पता है ईयरली हेल्थ इंडेक्स जारी करती है नीति आयोग। और नीति आयोग की ये जो इंडेक्स है ये इतनी प्रमाणित या विश्वसनीय क्यों मानी जाती है, क्योंकि जो वर्ल्ड बैंक से की जो तकनीकी सहायता है इसके आकलन में, इस इंडेक्स की तैयार करने में, वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब उसकी तकनीकी सहायता ली जाती है तैयार करने में। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ फैमिली वेलफेयर से की भी मदद ली जाती है, यानी परिवार और स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय की भी यहां पे सहायता ली जाती है। यही रीजन है कि इस इंडेक्स को बहुत ही प्रमाणित, राज्य की स्वास्थ्य सूचकांकों में क्या स्थिति है, बहुत ही प्रमाणित सोर्स माना जाता है इसको बयां करने के लिए। अब देखो, एक समय था कि आप देखोगे कि यूपी सबसे बॉटम प्लेस पे था, आज भी सबसे बॉटम प्लेस पे ही है। ये बड़े राज्यों छोटे राज्यों की हिसाब से लिस्ट जारी करती है। बड़े राज्यों की लिस्ट में कुल 19 राज्य हैं। ये पॉपुलेशन बेस्ड बड़े राज्य और छोटे राज्य का कॉन्सेप्ट होता है। 19 राज्यों में 18वां रैंक आप देखोगे 2020-21 वाले में उत्तर प्रदेश की है। अब समझना, इसी के लिए एक समय था बिहार, एमपी, यूपी, इनको बीमारी राज्यों की लिस्ट में शामिल किया जाता था, और अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं कि बाहर हो गए हैं। हाँ, हम एफर्ट कर रहे हैं बाहर होने के लिए। तो इंट्रो में दिमाग में रखना, 18वां रैंक यानी लगभग अंतिम पायदान पे मौजूद है आपका उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों को बयां करता है। अब बोलोगे कि सर ये इसको और स्पष्ट तरीके से समझो कि कैसे ये ज्यादा बयां करता है। हम सबको पता है कि जो वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है वो कुल कितने पिलर्स के बेस्ड है। आइए उसको एक बार मैं आपको गूगल से दिखाता हूं। एक चीज देखिए, आप जब नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2023 गूगल पे सर्च करेंगे तो कई सारे आपके लिस्ट खुल के आएंगे। अब देखना, उसमें आप चाहो तो किसी के भी लिस्ट पे जा सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा कंटेंट पे दृष्टि ने बढ़िया काम किया है, आप दृष्टि के भी साइट पे जा के देख सकते हो। तो वहां पे इंडेक्स वगैरह सारी चीजें लिखी हुई रहेंगी। यहां पे आपको देखने को मिलेगा बेसिकली पिलर्स आपको देखने। आइए मैं आपको दिखाता हूं। चलिए हम लोग क्या करते हैं, किसी की भी साइट्स को ओपन कर सकते हैं, बट चूंकि ठीक है आयोग दृष्टि काम बेटर किया, तो आइए हम लोग एक बार एक दृष्टि की साइट को ओपन कर लेते हैं। बस हमको पिलर्स को देख के आपको समझाते हैं कि आपको देखना क्या था एक्चुअली। एक सेकेंड, यहां पे नहीं लिखा हुआ है,
ये देखिए यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब साइट्स पे जाओगे इनके, तो इनके एक जो पहला प्रीलिम्स फैक्ट करके इनका साइट पे पॉइंट हुआ है, वहां पे जाओगे तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लियर देखना। आप लोग को ऐसे ही दिमाग रखने हैं। यहाँ पे लिखा कि भाई कि कुल 24 संकेतक है, ठीक है। 24 संकेतकों के बेस क्या है, ये इंडेक्स तैयार किया गया है। 24 पेन क्या हो रहा है, 24। अब देखो उन 24 संकेतकों में क्या बोल रहा है कि भाई कि इससे पता चलता है कि भाई कि नवजात मृत्यु दर उत्तर प्रदेश में क्या होगा, सर्वाधिक होगा। कुल प्रजनन दर के मामले में भी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक राज्यों में मतलब सर्वाधिक होगा। जन्म दर के समय जो लिंगानुपात है, ठीक है, उस स्थिति में, टीकाकरण की स्थिति में, मतलब इसमें कई सारे पॉइंट्स, कुल 24 संकेतक में जो शामिल किए जाते हैं इस इंडेक्स को तैयार करने में, इसका मतलब है यूपी क्या होगा, उन सभी संकेतकों में फेल कर रहा होगा, फेल करेगा होगा। अब एक चीज समझो कि जिन 24 संकेतकों में यूपी फेल किया होगा उसमें आपकी क्या है, ठीक है, उसमें आपकी नवजात, ठीक है, मृत्यु दर है और मातृ मृत्यु दर को शामिल किया जाता है। अब एक बार नवजात मृत्यु दर की एक बार पहले फैक्ट्स आप लोग समझ जाना। नवजात मृत्यु दर का आप अगर राष्ट्रीय औसत देखोगे तो कितना है, 28 है, और यूपी का कितना है, 38 है, जस्ट राष्ट्रीय औसत से 10 अधिक, ठीक है। जो IMR है वो राष्ट्रीय औसत से कितनी है, 10 अधिक है। जो MMR है उसको अगर ध्यान से देखेंगे तो 97 है राष्ट्रीय औसत, और 167 कितना है, 167 आपकी यूपी का है। तो ये बताता है कि भैया कि हाँ आपकी जो IMR है और जो MMR है इसमें यूपी की क्या दशा है, यूपी की क्या दशा है। तो यूपी पता चलता है कि भैया कि बहुत ही पिछड़े राज्यों में, या हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, ये बयां करती है केवल SRS सर्वे की रिपोर्ट। ये मैंने क्या किया है, आपको एग्जैक्ट डाटा निकाल के आपको SRS सर्वे से दिखा दिया है कि भैया IMR की क्या रिपोर्ट है और MMR का क्या हालचाल है। इतना ही नहीं, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का भी आप अगर डाटा पढ़ोगे, आप चाहो तो वहां भी आपको IMR और MMR के डाटाज मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे टोटल फर्टिलिटी रेट देखोगे तो कहता है कि जो राष्ट्रीय सर्वे है वो है 2.0, मतलब जो औसत राष्ट्रीय औसत है वो 2.4 है, लेकिन हमारे यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट कितनी है, 2.4 है, ठीक है। यानी अभी हम लोगों ने 2 बेबी पॉलिसी लेके आए भी हैं, 2.4 है। हमारे स्टेट का टारगेट क्या है कि भैया हमको 2023 तक इसको 1.7 लेके जाना होगा, ठीक है, 1.7। तो भैया ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, ये एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। अभी कितना हम लोग, अभी हम लोग 2.4 है। आपको विश्वास नहीं होगा, जब नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया हुआ, ठीक है, कब आया था, 1992-3 में आया था या नहीं, आंसर्स कमेंट करो। अगर गलत लिखेंगे तो कमेंट करना, सही लिखेंगे तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आपकी जो टोटल फर्टिलिटी रेट थी यूपी की वो जस्ट दोगुनी थी, 4.8 थी। तो हमने अपने टोटल फर्टिलिटी रेट में बहुत ही ज्यादा कम किया है। अब सोचो, ये आंकड़े दर्शाते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियां कैसी होंगी। कभी भी आपको IMR, MMR और टोटल फर्टिलिटी रेट का डाटा लिखना होगा तो आप यहां से उठा के लिख सकते हो। इंट्रो मैं कहूंगा कि आप क्या करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सूचकांक से स्टार्ट कर लेना, ठीक है, कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें दर्शाया गया कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य के मामले में अति पिछड़ा राज्य है, ठीक। अब एक चीज समझो, उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या क्या एफर्ट्स किए हैं, ठीक है, जो हमारे स्वास्थ्य नीति 2018 थी उसके लक्ष्यों की प्राप्ति करने के लिए। तो बहुत सारे टारगेट्स पे काम किया है। सबसे पहली बात कि भैया कि एक काम किया उसने कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में जो स्वास्थ्य खर्च है, स्वास्थ्य खर्च में ही हमने वृद्धि की। इसके पहले 1.4% टोटल सकल राज्य घरेलू उत्पाद का हम लोग स्वास्थ्य खर्च पे खत्म करते थे, इसको बढ़ा के लगभग दोगुना कर दिया गया, 2.5% कर दिया गया, ठीक है। तो यानी हमने क्या किया, स्वास्थ्य खर्च में हमने ग्रोथ की है, स्वास्थ्य खर्च में हमने अच्छी वृद्धि की है। तो भैया आप सोचो कि जब स्वास्थ्य खर्च में वृद्धि की जा रही है, गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है, गवर्नमेंट पैसे ज्यादा लगा रही है, तो स्थिति में सुधार तो आएगा। गवर्नमेंट के पैसे से क्या होगा, फिर जाहिर को आपको इंफ्रास्ट्रक्चरल सुधार देखने को मिलेगा। अब आप किसी भी सदर हॉस्पिटल में जाएंगे तो डिलीवरी की बहुत ही बेहतरीन विशेषता, अब एक बार इंफ्रा देख के आना, ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन विशेषताएं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि सारी सुविधाएं आपको सदर हॉस्पिटल में मिल जाएगी, रहती तो मेडिकल ट्रांसफर नहीं किया जाता। वैसे फॉर एग्जांपल मैं एक आपको छोटी सी घटना बताता हूं। छोटी सी घटना ये कि अभी कल की मैं आपको एक लिखित स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे की घटना बताता हूं। कल का क्या था, कल आपकी क्लास मैं बनाने वाला था, नहीं बना पाया। उसके पीछे का रीजन क्या था कि जैसे ही मैं क्लास बनाने आया तो बाहर पता चला कि मुझे कि एक बच्ची ने एक क्वाइन घोट लिया, 5 का सिक्का घोट लिया, उसके गले में फंस गया था। तो मैं अपनी ही बाइक से उसको सदर लेके गया। सदर में क्या थी, ऐसे इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे कि वो चेक भी कर सकें कि गले में क्वाइंस कितना अंदर है, मतलब कैसी स्थिति है। तो उन्होंने 2 मिनट के अंदर बोला कि भैया कि देखिए, अगर आधे घंटे में उल्टी होकर निकल जाएगा तो कोई बात नहीं है, नहीं तो इनको मेडिकल लेके जाना पड़ेगा। मेडिकल में वो लोग वहाँ पे जो औजार है मौजूद है वो लोग निकाल देंगे। तो मेरे कहने का मतलब बस ये है कि ठीक है, हमने इंफ्रा लेवल पे सुधार किया है, लेकिन अभी भी कई सारे तकनीकी उपकरण, चिकित्सा उपकरण
जो कि मौजूद होने चाहिए वो कई सारे हॉस्पिटल्स में मौजूद नहीं है। लेकिन ठीक है, फिर भी हम लोगों ने आगे देखेंगे चिकित्सा उपकरणों में भी सुधार देखने को मिला है। हालांकि इसमें और ज्यादा सुधार करने की जरूरत है। अभी रिसेंट की एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। मेडिसिन पहले क्या था कि भाई कि कुछ खास दवाइयां ही वो लाल पीली हरी भूरी दी जाती थी। अब देखेंगे दवा के क्षेत्र में बहुत ही बेहतरीन जो सुधार है वो किया जा सका है। तो आपको हॉस्पिटलाइज लेवल पे देखने को मिलेगा दवा, चिकित्सा उपकरण, बुनियादी ढांचा, इनमें सुधार, इनमें रिफॉर्म देखने को मिला है। क्योंकि जब जो राज्य घरेलू उत्पाद है उसमें स्वास्थ्य खर्च में जब वृद्धि की गई, ठीक है, तो जब आप परीक्षण करेंगे तो इसमें आपको रिफॉर्म देखने को मिलेगा, इसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा। दूसरा हमको होता है सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2018 में आयुष्मान कार्ड पॉलिसी स्टार्ट की। प्रति परिवार इसमें क्या था कि पर फैमिली, ठीक है, 5 लाख का क्या था कि भैया बजट था, आप 5 लाख की स्वास्थ्य सुविधाएं ले सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या हुआ कि गरीब से गरीब जन जो इस कार्ड को बनवा लिए हैं वो अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी का निसंकोच अपनी इलाज करा ले रहे हैं अच्छे हॉस्पिटल्स में। अब देखो डाटा आता है कि अब ये देखो ये डाटा कई सारे जगहों पे अलग है। यूथ कंपटीशन में ये डाटा अलग है, 3.71 करोड़ का। दृष्टिया इसने अलग डाटा लिखा है, गूगल पे अलग डाटा है, ठीक है। बट सबसे नवीन डाटा जो है वो 3.71 करोड़ रुपए का मुझे लगा, तो मैंने इसलिए 3.71 करोड़ रुपए रुपए लिख दिया हूं। 3.71 करोड़ जो लोग हैं वो इससे लाभान्वित हुए हैं, इसलिए मैंने ये डाटा लिख दिया। क्लियर बोल रहा हूं, यूथ कंपटीशन में ये डाटा अलग है, गूगल पे ये डाटा कई जगह पे अलग है। यूथ कंपटीशन में ये डाटा अराउंड 2 के करीब में है, 2.1 CR के करीब में है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, आपको दिक्कत नहीं है। आप भी रखना कि आयुष्मान कार्ड धारकों की संख्या सर्वाधिक कहां पे है? उत्तर प्रदेश में, यानी उत्तर प्रदेश ने इसमें उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया है। अब सोचो इसका बोलो कि सर फायदा क्या हुआ है? इसका फायदा यह हुआ है कि आउट ऑफ पॉकेट जो एक्सपेंडिचर बहुत ही ज्यादा था वो अब घट के बहुत कम हो गया है, बहुत कम। अभी देखेंगे यूपी में, अभी मैंने जस्ट डाटा निकाला तो 18,000 समथिंग रुपए आपको दिखा रहा था आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का पर पर्सन, ठीक है। तो इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कम होगा। बड़ी से बड़ी जो बीमारियां थी, जो इलाजरत बीमारियां थी जिनकी इलाज की जा सकती थी, पैसे के अभाव में लोग उसकी इलाज नहीं कराते थे, ऐसे बीमारियों का उपचार हो गया, यानी स्वास्थ्य सुविधाओं का अब प्रसार देखने को आपको मिलता है। तो यह सबसे बड़ी बात थी। इसी के तर्ज पे आपको यूपी मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना भी देखोगे, 5 लाख की बीमा पैकेज, इसमें भी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आप चाहो तो यहीं पे मेंशन करके इस बात को भी लिख सकते हो। तो भैया प्रयास क्या है और उसके पॉजिटिव इंपैक्ट क्या देखने को मिले ये देख लिया हम लोग। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार आजकल इस प्रोजेक्ट पे बहुत काम कर रही है, एक जिला एक खेल, ठीक है, एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक मेडिकल कॉलेज, ऐसे स्कीम पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। इसी तरीके से एक जिला एक मेडिकल कॉलेज योजना आप किसी भी बुक में जाओगे तो यही इतना पाओगे। मैंने एक डाटा क्या निकाला, आप देखोगे कि एक जिला एक मेडिकल कॉलेज स्कीम लेके आने यूपी सरकार लेके आती है और इसमें पीपीपी मॉडल का भी, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल का यूज करती है। अभी एक डाटा क्या निकल के आता है, अभी वर्तमान में कुल 45 डिस्ट्रिक्ट में 45 जिलों में, उत्तर प्रदेश के कुल 75 जिले हैं, 45 जिलों में रनिंग है, मेडिकल कॉलेज रनिंग है। ये मैं गूगल करके डाटा निकाला हूं, तो 45 मेडिकल कॉलेज रनिंग हो चुका है जो चल रहे हैं। 16 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो पीपीपी मॉडल बेस्ड तैयार किए जा रहे हैं और 14 मेडिकल कॉलेज ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट खुद तैयार करा रही है, ठीक। ये डाटा मैंने खोज खाज के निकाला है, तो आपके दिमाग में रखना है, यानी केवल योजना नहीं है, उसको धरातल पर लागू करने की कोशिश भी स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। इस चीज को दिमाग, इससे एक फायदा क्या होगा, आप देखो कि हॉस्पिटल के ऊपर जो ओवरलोड की स्थिति थी उसमें बहुत कमी देखने को मिलेगी। जैसे होता क्या है, आपको बताऊं कि आप कहीं गोरखपुर मेडिकल कॉलेज देख जाओ तो एक आपको देखोगे कि इर्द गिर्द के लगभग 10 जिले के लोग, 10 जिले की तो बात छोड़ दो, यहां आपको देखने को मिलेगा कि बिहार से लोग रेफर कर देते हैं और लोग यहां आते हैं जो बाउंड्री एरियाज है। मैं जैसे ये डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मेरे कहने का मतलब है कि मेडिकल कॉलेजेस पे क्या था, जब संख्या कम थी तो उन पे ओवरलोड है। ओवरलोड की स्थिति में क्या है, इमरजेंसी सर्विसेज जो 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचने में मिल जानी चाहिए थी उसके लिए भी लाइन लगी पड़ी है। भैया अभी अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, जब वो खाली होंगे, कहीं और ट्रांसफर किए जाएंगे या निपट जाएंगे तो आपकी बारी आएगी, ठीक है। तो ओवरलोड कम होगा।
ओवरलोड कम होने के जो बेनिफिट्स है वो जाहिर सी बात है पब्लिक को मिलेंगे। तो सबसे बड़ी बात क्या देखा गया कि ओवरलोड की कमी देखने की। अब जो मेडिकल कॉलेजेस खुलेंगे तो जाहिर सी बात है कि मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी, डॉक्टर्स की संख्या बढ़ेगी, इंफ्रा की सुविधाएं बढ़ेंगी, तो स्वास्थ्य हम लोग कह सकते हैं जो चेन है वो पूरा का पूरा चेन ही चल पड़ेगा। ठीक है, ये आप देखोगे यूपी गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव। हेल्थ एटीएम, यूपी गवर्नमेंट हेल्थ एटीएम पे बहुत बेहतरीन काम कर रही है। कोविड के ड्यूरेशन में, ठीक है, आईआईटी कानपुर में एक हेल्थ एटीएम खोला गया था। हेल्थ एटीएम में देखेंगे कि बहुत सारी बीमारियों की तत्काल आपकी जांच कर ली जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल डायबिटीज, शुगर, ठीक है, पल्स रेट वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजों की जानकारी आपको एक साथ जल्दी मिल जाती है। तो यूपी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि भैया एक काम करते हैं, हम ऐसी हेल्थ एटीएम को क्या करते हैं, सभी प्राथमिक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे एस्टेब्लिश कराते हैं। कई जगहों पे डाटा मिला है 4600 प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे हेल्थ एटीएम एस्टेब्लिश किए जा चुके हैं। आप इन डाटा से, इस फैक्ट से बचना, मैं कहूंगा यूपी गवर्नमेंट की घोषणा है, ये अनाउंसमेंट है कि सभी प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्रों पे हेल्थ एटीएम होने चाहिए। और यही चैलेंजेस भी आपको बताता हूं। हेल्थ एटीएम घोषणा यूपी गवर्नमेंट का भले है, लेकिन ये धरातल पे लागू नहीं हो पाया है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पे ये लागू नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ ही नहीं लागू है। ठीक है, हमने भी अपने यहाँ ये नहीं देखा है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे। ठीक है, सहजनवा में मैंने नहीं देखा कि भैया की हेल्थ एटीएम। तो जाहिर सी बात है कि यही कमी भी है कि हेल्थ एटीएम की घोषणा तो कर दी गई, लेकिन भैया ठीक है वहां पे लागू नहीं हो पाया। एक कमी आपको, जैसे मैंने यहां पे आपको बताया कि जब आप चुनौती, इसकी चैलेंजेस कमी लिखोगे कि भाई चिकित्सा उपकरणों की क्या हुआ कि जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ गई है। अभी कल के ही केस में बताऊं कि जो एक्सरे जब कराने की बारी आती है, मैं एक्सरे की जब लाइन में लगता हूं तो पता क्या चलता है कि एक्सरे मशीन तो चल रही है बढ़िया तरीके से, लेकिन कंप्यूटर के माउस का वो जो तार था ना, वो वायरलेस नहीं था, वायरल था, वो तार टूट गया था। अब तार टूट जाने के कारण लगभग 1.5 घंटे तक मैं लाइन में खड़ा था, किसी की भी एक्सरे नहीं हो पाई थी, केवल तार टूट जाने के कारण। उसको वो लोग टेप वोप से ला के कैसे कैसे जोड़ जाड़ रहे थे। ठीक है, तो यानी आप समझो कि मेडिकल कॉलेज में क्या इमरजेंसी फंडिंग इतनी नहीं है, या क्या एक्स्ट्रा मतलब टूल्स नहीं रखे गए कि भाई ठीक है हमारे पास 50 को कंप्यूटर रन कर रहे हैं तो हम 2-4 माउस एक्स्ट्रा रख लें, 1-8 और भी जो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो एक्स्ट्रा रख लें। तो इन चीज़ों की दिक्कतों से देखिए एक जो नीति निर्धारण की कमी आपको ग्रासरूट लेवल पे देखोगे, वो भी देखने, भाई फंडिंग तो कर दी गई है, लेकिन कहते कि उसकी इंप्लीमेंटेशन में एक दिक्कत है। ठीक, ये देखने को मिली। तो ये दिक्कत आपको हर जगह देखने को मिली है, वो दिक्कत आपको यहां भी देखने को मिलेगी। यूपी गवर्नमेंट ने इतना ही नहीं, आप देखोगे सांस कार्यक्रम 2000 कब लेके आ गई थी, 2019 में, ज्यादा मैं समझ पा रहा हूं, सांस कार्यक्रम को लेके आया गया था 2019 में, 2020 में। ठीक है, 2020 में सांस कार्यक्रम को लेके आया गया था न्यूमोनिया की से रोकथाम के लिए। न्यूमोनिया से देखेंगे, इसमें से जो न्यूमोनिया से होने वाली मृत्यु है उसमें तीव्र गिरावट की जाए और न्यूमोनिया की रोकथाम की जाए, प्रभावी रोकथाम की जाए, इसके लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम। अब देखो ये एक जागरूकता बेस्ड कार्यक्रम भी था कि भैया हमने क्या डिसाइड किया कि क्षय रोग सभी जिलों में इससे संबंधित जांच, प्राइमरी फ्री जांच और उसके उपचार की सुविधाएं स्टेब्लिश करा सके। तो इसके लिए राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। भाई जागरूक किया जा रहा है कि आपको अगर इसके लक्षण दिख रहे तो आइए जांच करिए। अगर लगता है कि भाई आपको है क्षय रोग तो उसके बाद से हम लोग इसकी फ्री आपकी मेडिसिन सुविधाएं जो भी है वो आपको प्रोवाइड कराएंगे। दस्तक अभियान, संचारी रोगों के प्रसार हो रहा था, तो संचारी रोगों के रोकथाम के लिए दस्तक अभियान यूपी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया। तो हमने देखा कि भाई कि यूपी गवर्नमेंट क्या है कि बहुत सारे एफर्ट्स कर रही है ताकि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य नीति 2018 के उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके। हालांकि इसके बावजूद ध्यान देंगे जो यूपी की स्वास्थ्य प्रणाली है या जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं वो देखी जा रही है, अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चरल दिक्कतें देखी जा रही हैं। संचारी एवं गैर संचारी रोगों का तीव्र प्रसार आज भी यूपी में मौजूद है। ठीक है, अगला देखेंगे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर की उच्च स्तर, राष्ट्रीय औसत से उच्च स्तर का व्याप्त होना बताता है कि अभी स्वास्थ्य संबंधी प्रणालियों में दिक्कतें मौजूद हैं। महंगी दवाइयाँ, ठीक है, चिकित्सा माफिया, ये पूरा एक जो लॉबी है इन चीज़ों का भी मौजूद होना दिखाता है कि स्वास्थ्य संबंधी जो चुनौतियां हैं वो दिखाता है। ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग देख लें। अब एक चीज़ समझो, यहां पे मैं एक केस स्टडी आपको बता रहा हूं जिसको आप कभी यूज जरूर करना जहां भी आपको यूज करने को मिले। ठीक है, केस स्टडी, पहले हम लोग इस केस स्टडी को समझते हैं। अच्छा, जो वो केस स्टडी है आपने सुना होगा भीष्म क्यूब का नाम। ठीक है, एक चीज समझिएगा, भीष्म क्यूब, यूपी गवर्नमेंट इस पे बहुत ही बेहतरीन काम कर रही है। ठीक है, भीष्म
क्यूब के ऊपर। अब देखो भीष्म क्यूब क्या है, आपने अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था तब भी आपने भीष्म क्यूब का नाम सुना होगा, और अभी रिसेंट में 2 वीक पहले आगरा में भी, ठीक है, एयरफोर्स ने भीष्म क्यूब को कुछ तो मतलब किया है, ठीक। अब देखो भीष्म क्यूब है क्या, पहले किस स्टडी समझो। एक्चुअली भीष्म क्यूब के बारे में सुना तो ये क्या है, ये एक समझना कि ड्रोन के तहत इसमें छोटे छोटे व्हील्स भी लगे हैं, आप कुछ छोटे छोटे परिवहन साधनों से भी इसको मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो, ड्रोन की सहायता से भी इसको कहीं पहुंचा सकते हो। अब देखो होता क्या है, भीष्म क्यूब में क्या किया गया है, इसमें एआई बेस्ड तकनीक का प्रयोग किया गया है। इसमें अराउंड 200 लोगों को आपात स्थिति में स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराने के लिए बहुत सारे दवाइयां, इक्विपमेंट्स रखे गए। किया क्या जाएगा कि ड्रोन की मदद से, जैसे मान लो कोई आपदा ग्रसित क्षेत्र आ गया या युद्ध भूमि या कुछ भी ऐसा हो गया चिन्ह, तो मान लो कि यूपी का कोई ये एक बेल्ट है जहां पे क्या है, आपदा की स्थिति, बाढ़ की स्थिति, कोई भी या भूस्खलन मतलब भूकंप देखने को मिला, कुछ भी मिला, तो भीष्म क्यूब की तहत क्या करेगा, ये इक्विपमेंट यहां पे भेज दिए जाएंगे। अब ये इक्विपमेंट में क्या है कि लगभग 200 लोगों को तत्काल आपात सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड कराने के संसाधन मौजूद हैं। अब सोचो कि इस क्यूब के तहत ऐसी कई जगहों पे जहां पे हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग को जो मेडिसिन की तैयारी है, पहले जैसे मान लो कि अब कुंभ मेला लगने वाला है, तो हमको पता है यार कि भारी भीड़ होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं पे सरकार की बहुत ज्यादा जोर भी होती है, तो देखना वहां भी गवर्नमेंट भीष्म क्यूब की मदद लेगी ही लेगी, जाहिर सी बातें लेगी। तो होगा क्या कि इसमें चूंकि 200 लोगों को आपात स्वास्थ्य सुविधा दी जा सकती है, तो गवर्नमेंट ऐसे पायलट प्रोजेक्ट पे काम कर रही है ताकि ऐसी किसी स्थिति में हम क्या करें, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करा सकें। क्योंकि हमको पता है कि किसी भी आपात स्थिति में अगर प्राइमरी स्वास्थ्य सुविधाएं जल्दी प्रदान करा दी गई तो उनके बचने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो गवर्नमेंट आजकल ऐसे पायलट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है और उसको बहुत ही तेजी से इंप्लीमेंट करने के ऊपर काम कर रही है, ठीक। तो इस केस स्टडी को आप लोग सामने कर सकते हैं क्योंकि ये यूपी में खूब हो रहा है, ये यूपी में खूब हो रहा है, ठीक, इस चीज को ध्यान देना। अब रही बात कंक्लूजन की, उम्मीद करेंगे कि आप लोग को समझ में चुनौतियां क्या हैं, ठीक है, परीक्षण करके हमने बता दिया कि ये काम हो रहे हैं, इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स हैं दिखने को मिल रहे हैं। एक चीज बताऊं, अभी एक मेडिकल कॉलेजेस को लेके एक डाटा आई है, उसमें देश के टॉप 10 जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, मतलब मेडिकल कॉलेजेस की जो स्थिति है उसमें यूपी को 9th रैंक मिली है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं में पिछड़ा हुआ राज्य 9वें स्थान पे मौजूद है, वैसे 18वें स्थान पे मौजूद है। तो ये बताता है कि ये एक ग्रोथ की बात है, ये एक पॉजिटिव ग्रोथ सेट की बात है। आप दिखा सकते हो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने सकल घरेलू उत्पाद में जो आपको देखना होगा कि जो स्वास्थ्य खर्चे में वृद्धि देखी है, तो इसका जो इंफ्रा रिफॉर्म हो रहा है उसकी पॉजिटिव इंपैक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक। कंक्लूजन के बारे में मैं अब चूंकि आप लोग बहुत कंक्लूजन लिख चुके हो, तो अब कुछ बातें बताओ, कुछ बातें निष्कर्ष को। एक तो आप एसडीजी से जोड़ो, सारे एसडीजी तैयार रहने चाहिए, पहली बात हमेशा दिमाग रखो। हमको तो 2030 तक एसडीजी का टारगेट का लक्ष्य है। एसडीजी 3 आप बताओ हेल्थ से संबंधित है या नहीं, तो पहली बात एसडीजी 3 से जोड़ो कि गवर्नमेंट, ठीक है, जो स्वास्थ्य संबंधी नीतियां हैं, ठीक है, और जो एफर्ट्स हैं वो एसडीजी 3 के प्राप्ति में सहायक है, ठीक। उसके बाद से और जो यहाँ पे गवर्नमेंट के कुछ एफर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख तो दिया है, आप चाहो तो इसको कंक्लूजन में भी शामिल कर सकते हो कि इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट ने स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम, दस्तक अभियान, इसी तरह से एक कुछ राष्ट्रीय अभियान ऐसे चले जो स्टेट गवर्नमेंट बहुत ही ब्रॉड लेवल पे उसको एक्सेप्ट की हुई है, ठीक है, बहुत ही ब्रॉड लेवल पे उसको एक्सेप्ट कर रही है। उन चीजों को आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे ये रहेगा कि एसडीजी, आप एसडीजी से जोड़ते हुए इसके कंक्लूजन को लिखेगा। उम्मीद करेंगे आप लोग को जो क्लासेस हैं वो समझ में आई होंगी। पहली बात, क्लास बेटर लगी हो तो प्लीज कमेंट कर देना। दूसरी बात, क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना। तीसरी बात, को सुझाव देना है तो दे देना। और चौथी बात, इसका आंसर लिख के जो हमारा टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, पीसेस अभ्यास, यहां पे शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत।